एटीपी इसी वाले रीजन में आकर के अटैच होता है, जिसके बाद फिर तुमको मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। एटीपी आने के बाद यहाँ से मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस रहता है तुम्हारा स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो एटीपी यहाँ पे बाइंड होने के बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन होता है। अब ध्यान दो, एटीपी बाइंडिंग तो यहाँ पे होगा ही होगा, साथ ही साथ में उस एटीपी को यहाँ पे ब्रेक डाउन भी किया जाता है। तो एटीपी बाइंडिंग साइड जो रहता है तुम्हारा एटीपीएज एंजाइम भी कंटेन करके रखेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आल्सो कंटेन्स, छोटे साइज के जो बर्ड्स होते हैं ये तुम्हारे उनमें ज्यादा व्हाइट मसल फाइबर होता है, ज्यादा उनमें व्हाइट मसल फाइबर होता है, इसीलिए फड़फड़ाते हैं और जाकर के तुरंत बैठ जाते हैं, ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाते। क्लियर? ज्यादा दूर तक वो उड़ नहीं पाते, उनको जल्दी फटीग आ जाता है, जिसकी वजह से उनको रेस्टिंग का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन वहीं अगर बड़े साइज का बाज ले, ईगल, क्लियर, बड़े साइज का बाज ले भाई, घंटों घंटों तक वो ऊपर में उड़ते रहते हैं, क्योंकि उसके बॉडी में तुम्हारे रेड मसल फाइबर जो है ये ज्यादा मिलते हैं। आ रहा समझ में? क्लियर? हमारा जो आईबॉल है, आईबॉल में भी तुम्हारा व्हाइट मसल फाइबर ज्यादा मिलता है, और हमारा जो ये बैक बोन है, ठीक है, मतलब बैक साइड के जो मसल है, पीछे साइड का जो मसल है, इसमें तुमको रेड मसल फाइबर ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है भाई, चलो तो कंटिन्यू किया जाए बायोलॉजी का आगे का टॉपिक। ठीक, कल के क्लास में हम लोगों ने थिन मायोफिलामेंट के बारे में डिटेल देखा था। क्लियर? आज वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे पहले थिक मायोफिलामेंट के बारे में, उसके बाद फिर देखेंगे कि ये जो सिग्नल जो रहता है ये तुम्हारा कैसे ट्रांसमिट होगा। बेसिकली इसके बारे में भी क्लास 10th में एक बार पढ़े हुए हो, फिर भी एक बार उसको हम लोग रिवाइज करने वाले होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिर यहाँ पे कि कैसा तुम्हारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काम करता है, मतलब मसल्स जो है ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट करने वाले होते हैं। क्लियर? क्लियर? उसके बाद बेसिकली तुम्हारे बुक में छोटा सा एक टाइप दिया हुआ है मसल्स के, एक रेड मसल फाइबर और एक रेड मसल फाइबर, सॉरी मसल फाइबर के दो टाइप्स दिए हुए हैं, एक रेड मसल फाइबर और एक तुम्हारा व्हाइट मसल फाइबर का। ठीक है, वो छोटा सा ही एक टॉपिक है। बेसिकली इतना ही हम लोग को कंप्लीट करना है तुम्हारे मसल्स वाले चैप्टर टॉपिक के लिए। क्लियर? उसके बाद फिर हम लोग का स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, वो भी बहुत ज्यादा है नहीं, मान करके चलो 2 क्लासेस में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है? क्लियर? चलो भाई ठीक है, तो आज नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लगाओ, थिक मायोफिलामेंट। एक काम करते हैं, कल जितना लिखे थे पहले उसको भी निकाल लेते हैं, वेट। ठीक है, तो कल हम लोगों ने इसमें से कहां तक देखा था, वेट निकाल लेने तो थोड़ा, ये हो गया, प्रॉपर्टीज भी देख लिए थे मसल्स के, पार्ट्स भी देख लिए थे उसके, क्रॉस सेक्शन, ये तुम्हारा मसल का एक सेल है। ठीक है, मसल फाइबर जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट, ये थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट का अरेंजमेंट, किस टाइप से मसल्स में ये अरेंज होकर के रहते हैं। क्लियर? कौन कौन से बैंड्स यहाँ पे फॉर्म होने वाले होंगे, किस बैंड को क्या नाम से बोला जाता है, किसका क्या काम तो खैर तुमको ज्यादा कुछ समय है नहीं, बस काम बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने वाले रहेंगे, जिसकी वजह से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बस उतना ही काम इसमें से देखना था। क्लियर? नेक्स्ट, फिर यहां से हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टेड मसल का देखा था, थोड़ा सा वो और पास आ जाने वाले होते हैं। फिर हम लोगों ने तीनों पार्ट्स देख लिए थे जो कि तुम्हारे थिन फिलामेंट को बनाने वाले होते हैं। ध्यान देना, मेन यहाँ पे पार्ट कौन सा भाई, मेन तो तीनों ही है, इंपॉर्टेंस तीनों का ही है, लेकिन मेजरली कौन सा पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है बोलोगे तो ये तुम्हारा ग्लोब्यूलर, सॉरी ये तुम्हारा ये क्या बोलते हैं इसको, एक्टिन वाले पार्ट। क्लियर? एक्टिन का जो पार्ट तुमको दिख रहा है ये मेनली इन्वॉल्व रहता है किसमें, तुम्हारे थिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर में। क्लियर? और यहां पे ध्यान देना, मोनोमर क्या है, मोनोमर है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन एक्टिन मतलब जी एक्टिन, और इसका तुम्हारा पॉलीमर बनकर के आता है एफ एक्टिन मतलब फिलामेंटस एक्टिन। क्लियर? ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी थिक मायोफिलामेंट में ये कॉन्सेप्ट फिर यूज करने वाले होंगे। आ गया ये समझ में? ठीक है, चलो भाई ठीक है। नेक्स्ट, तो अगला हेडिंग लगाओ, थिक मायोफिलामेंट। ये तो हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया था उसका। थिक मायोफिलामेंट बेसिकली जिस प्रोटीन का बना हुआ रहता है इसको हम लोग बोलते हैं मायोसिन। ठीक है, मायोसिन ये होता है पॉलीमर ऑफ मेरोमायोसिन। क्लियर? इसका पॉलीमर यूनिट क्या होता है, सॉरी मोनोमर यूनिट क्या होता है, मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन में जब बहुत सारे क्या बोलते हैं
बहुत सारे नंबर्स में लोगे, उसका जब पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तब जाकर के तुम्हारा यहां से बन करके आता है मायोसिन प्रोटीन। क्लियर? तो इसका ये भी याद रखना, मोनोमर यूनिट क्या है? मेरोमायोसिन, मेरोमायोसिन। क्लियर? अब देखो मेरोमायोसिन जो रहता है ये तुम्हारा इसका स्ट्रक्चर कैसे बन करके आएगा, बेसिकली ध्यान देना। सांप जैसे बनता है, सांप जैसे, नाक देखो ना, नाक, हाँ बस वैसे ही, ये उसका फन जैसे दिख रहा होगा, ये उसके टेल जैसे, बस यही स्ट्रक्चर तुमको ड्रॉ करना है। एक और इसमें से निकाल लेते हैं भाई, लपेटाए रहते हैं, दो सांप को लपेट दो, ज्यादा भाग गया, वेट, दो सांप को लपेट दो जैसे तुमको दिखेंगे, बस ये वही स्ट्रक्चर। क्लियर? दो सांप नहीं, बेसिकली बहुत सारे सांप इसमें से लपेटाए रहते हैं। अब जैसे मैं ऐसा ही स्ट्रक्चर और बना दूं, एक काम करते हैं बना के दिखा देते हैं, वेट, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है ये। अब देखो ये जो तुमको ये हेड टाइप का पार्ट दिख रहा है, मतलब जो फन, सांप के फन के जैसा दिख रहा है, ये तुमको लाइन से अरेंज दिख रहे होंगे, आ रहा होगा समझ में? तो इस टाइप से इसका हम लोग ये पूरा पॉलीमराइजेशन हो गया इसका। क्लियर? सिंगल यूनिट को क्या बोल रहे हैं यहां से? मेरोमा, ये ना बनाओ भाई, बता रहे हैं कितना बनाना है तुमको, ये बस इतना बनाओ, दो, ठीक है, ये हो जाएगा मेरोमायोसिन। क्लियर? क्लियर? अब ध्यान दो, इसके पार्ट्स क्या क्या है बोलोगे, बहुत जल्दी निपटाओ इसको, ज्यादा इसमें तामझाम तो है ही नहीं। ये हो जाएगा इसका टेल पार्ट। क्लियर? ये हो जाएगा इसका टेल पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोब्यूलर हेड। क्लियर? इसको क्या बोला जा रहा है? ग्लोब्यूलर हेड। ठीक, यहां पे जो पार्ट आया ग्लोब्यूलर हेड के नीचे में, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस आर्म, इसको सॉरी इसको शॉर्ट शॉर्ट आर्म बोलते हैं। इसको क्या बोला जाएगा? शॉर्ट आर्म। और ये ग्लोब्यूलर हेड और शॉर्ट आर्म दोनों मिल करके कंबाइनली इन पार्ट, सॉरी कंबाइनली इस पार्ट को हम लोग बोलने वाले होंगे क्रॉस आर्म। क्लियर? कंबाइनली इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस आर्म। अब बेसिकली ध्यान देना, यहां पे तुम्हारे दो टाइप के, दो दो पार्ट्स में ये अरेंज हुआ है। क्लियर? दो दो पार्ट्स में ये अरेंज हुआ है। क्रॉस आर्म्स जो बेसिकली यहाँ पे बन करके आया हुआ है, यहाँ पे तुमको ज्यादा ज्यादा नंबर्स में, ज्यादा अमाउंट में एमिनो एसिड्स देखने के लिए मिलता है। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं हैवी मेरोमायोसिन। और ये जो टेल पार्ट है, इसमें तुमको बेसिकली नंबर ऑफ, अमाउंट ऑफ बोलो या फिर नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स बोलो, ये तुमको कम देखने के लिए मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइट मेरोमायोसिन। इसको क्या बोलेंगे? लाइट मेरोमायोसिन। और इसको क्या बोलते हैं? हैवी मेरोमायोसिन। इसको बोलेंगे हैवी मेरोमायोसिन। क्लियर? यहीं पे चिपका लो इसको, और अलग से टेबल थोड़ी बनाएंगे, यहीं पे लिखो हैवी मेरोमायोसिन। क्लियर? ड्यू टू more amount of amino acids। ठीक है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड्स की वजह से ये तुम्हारा आ जाएगा हैवी मेरोमायोसिन। और टेल रीजन जो है इसको हम लोग बोलते हैं लाइट मेरोमायोसिन, LMM। क्लियर? लाइट मेरोमायोसिन, ये क्या हो जाएगा? ड्यू टू लेस नंबर ऑफ या फिर लेस अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है? अब ध्यान दो, इसके जो तुमको ग्लोबुलर हेड दिख रहा होगा, इसमें तुम्हारे बेसिकली दो दो साइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो साइड्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान देना। एक आ जाएगा ये इस साइड में, वेट, एक साइड आएगा इस साइड में, और एक साइड है इसके पीछे साइड में। ठीक है, वैसे एक साइड इधर आएगा, एक ये साइड है, और एक साइड आएगा तुम्हारा पीछे के साइड में, मतलब दो साइड्स यहाँ पे तुमको देखने के लिए मिला। एक हेड में दो साइड्स प्रेजेंट होते हैं, सीधी सी बात। क्लियर? अब ध्यान दो, एक जो इसमें से साइट है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिन बाइंडिंग साइट। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन छोटा फिलामेंट,
मायो सॉरी मेरोमायोसिन का जो हेड है तुम्हारा मोटा फिलामेंट मतलब थिक मायोफिलामेंट। अब ये पतले वाले मायोफिलामेंट में ये अटैच होता है, मैंने कल बताया हुआ था, और कल मैंने बोला था कि इसमें तुम्हारा सॉरी अटैचमेंट के लिए साइट प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोगों ने लिखा हुआ था एक्टिव साइट। क्लियर? ग्लोबुलर है, ग्लोबुलर प्रोटीन में तुम्हारा ये प्रेजेंट होता है। क्लियर? और वैसे ही साइट तुमको इसमें भी देखने के लिए मिलेगा, तब जाकर के दोनों आपस में क्या होंगे, यहाँ पे अटैच होने वाले होंगे। क्लियर है? ठीक है, तो बस यहां से क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एक जो यहाँ पे दूसरा साइट तुमको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी इसी वाले रीजन में आकर के अटैच होता है, जिसके बाद फिर तुमको मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। एटीपी आने के बाद यहां से मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस रहता है ये तुम्हारा स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो एटीपी यहाँ पे बाइंड होने के बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन होता है। अब ध्यान दो, एटीपी बाइंडिंग तो यहाँ पे होगा ही होगा, साथ ही साथ में उस एटीपी को यहाँ पे ब्रेक डाउन भी किया जाता है। तो एटीपी बाइंडिंग साइट जो रहता है तुम्हारा एटीपीएज एंजाइम भी कंटेन करके रखेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑल्सो कंटेन्स ATPase enzyme for breakdown of ATP. For breakdown of ATP. क्लियर? क्लियर? बस इतना ही डिटेल लिखना है तुमको, किसके लिए बोलने से, मायोसिन प्रोटीन के लिए। आ गया ये समझ में? लिखो जल्दी लिखो। अब तो भाई इतना तुमको आइडिया भी लग चुका होगा, क्योंकि बार बार मैंने तो तुमको 3-4 बार बता चुका है मैकेनिज्म, उसको अभी आगे में खैर लिखने वाले हैं, लेकिन फिर भी 3-4 बार मैंने तुमको मैकेनिज्म बता चुका है। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करो। एटीपी आएगा, एटीपी आने के बाद इस वाले साइट में अटैच होगा। जैसे ही अटैच होता है फिर ये ध्यान देना, प्रोसीजर एक बार बोल रहा सुन लो। एटीपी अटैच हो गया इस वाले साइट में। अब एटीपी अटैच होने के बाद ये जुड़ेगा नहीं, पहले एटीपी को तोड़ेगा। एटीपी तोड़ने के बाद भाई एनर्जी मिलेगा तभी नहीं ये जुड़ेगा इसके साथ। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं उस एटीपी को ये तोड़ेगा, तोड़ने के बाद उसको एडीपी और आईपी, आईपी बोलने का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उसमें ये तोड़ने वाला होगा। जैसे ये दो पार्ट्स में एटीपी टूटा, एनर्जी रिलीज होगा, उसी एनर्जी को यूज करते हुए ये जो तुम्हारा मायोसिन प्रोटीन है ये एक्टिन से अटैच हो जाएगा। अटैच हो गया, ये एक्टिन से जैसे ही अटैच हो जाएगा उसके बाद फिर ये इसको खींचेगा, वही जो एनर्जी इसने क्या बोलते तोड़ा हुआ था उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके उसको खींचेगा, ऐसे खींचेगा। समझ में आ गया? खींचेगा, जैसे ये खिंचाया यहां से इसके पास जो एडीपी और आईपी थे वो जब रिलीज कर देगा बाहर। क्लियर? अब ये खाली हो गया, अब इसके पास से एटीपी नहीं है, अभी भी ये इसमें से बाइंडेड है, बाउंडेड है। समझ में आया? ये इसमें अभी भी बाइंडिंग किया हुआ है। एटीपी अभी नहीं है, एटीपी निकल गया, एटीपी एडीपी और आईपी के फॉर्म में वो बाहर निकल चुका है। अब इसके बाद फिर नया एटीपी आएगा। समझ में आया? तो जब नया एटीपी आएगा, ध्यान देना प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, इसी को भी लिखेंगे भी। अब जब नया एटीपी आता है तो नया एटीपी आने के बाद इनका जो ये बॉन्डिंग है ये टूटेगा। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, नया एटीपी जब आता है तो ये बॉन्डिंग टूटता है। क्लियर? नया एटीपी आता है तो बॉन्डिंग टूटता है, तो नया एटीपी आएगा, बॉन्डिंग टूटेगा, टूटा बॉन्डिंग, बॉन्डिंग जैसे ही टूटेगा फिर एटीपी आकर अटैच हो जाएगा तुम्हारा इस वाले हेड वाले पार्ट से। एटीपी अटैच हुआ, एटीपी अटैच होने के बाद अब वापस से फिर से प्रोसेस चालू करो, एटीपी का फिर ब्रेकडाउन होगा एडीपी और आईपी में। जैसे ही टूटेगा एनर्जी रिलीज होगा, उसी एनर्जी को यूज करके ये तुम्हारा थिक मायोफिलामेंट जो है थिन मायोफिलामेंट से अटैच होगा, और फिर उसी एनर्जी को यूज करके ये खींचेगा, खींचेगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो यही प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअसली चलते चलता है। कब तक बोलोगे? तो जब तक कि तुम्हारा न्यूरल सिस्टम से या नर्वस सिस्टम से सिग्नल आ रहा होगा। आया समझ में? अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट यहां पे ध्यान देना, देखो ध्यान दो। मान लो ये ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया, उसके बाद यहां पे मिलेगा, उसके बाद यहां पे मिलेगा, मैं अलग अलग पोजीशन बता रहा हूं। पहले जब एटीपी आया तो ये अटैच हुआ, इसको खींचा, इतना खींच लिया। दूसरा एटीपी जब आएगा तो ये इससे डिटैच हो गया, पहले अटैच हुआ तो फिर डिटैच हो गया। अब जब दूसरा एटीपी आएगा तो ये यहां पे वापस अटैच नहीं होगा, इसके बाद वाले ग्लोबुलर प्रोटीन से ये अटैच होने वाला है। समझ? तब ना भाई खींचेगा, पूरा इसको खींचना है। क्लियर? तो पहले इसको ये इतना खींचा, फिर जब एटीपी आएगा फिर इसको खींचा यहां से, फिर जब एटीपी आएगा फिर इसको यहां से पकड़ा, यहां से खींचा। तो इस टाइप से एक एक ग्लोबुलर प्रोटीन से अटैच होते हुए ये पूरे थिन मायोफिलामेंट को अपने ऊपर में स्लाइड करवाता है। इसीलिए हम लोगों ने नोट में भी लिखा हुआ था कि थिन मायोफिलामेंट जो है ये थिक मायोफिलामेंट के ऊपर में स्लाइड करेगा, और तब तक ये स्लाइडिंग करते हुए चलेगा जब तक कि तुम्हारा सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आते रहेगा। आया ये समझ में?
क्लियर क्लियर। अब जाहिर सी बात है, थोड़ा सा सिग्नल आएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा होगा। जैसे मान करके चलो मेरा ये हाथ अभी मैंने रिलैक्स स्टेट में रखा हुआ है, सिग्नल आया, थोड़ा सा सिग्नल आया, मान करके चलो मैंने सिर्फ इतना कॉन्ट्रैक्ट किया, बस खत्म। अब पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है। अब मान लो सिग्नल कंटिन्यूअसली आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, तो मैं ये हाथ को क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट करते जाऊंगा। ये मैंने कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इसको, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट। और याद करो कल हम लोगों ने देखा हुआ था, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के केस में जो एच जोन रहता है ये डिसअपियर हो जाता है। क्लियर, एच जोन डिसअपियर हो जाता है। आया ये समझ में? क्लियर है? चलो पहले इतने को छापो जल्दी, इतना डिटेल लिखो, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन के तुम्हारे मैकेनिज्म पे। अच्छा, डन डन, गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया तुम्हारा थिक मायोफिलामेंट का यूनिट, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं मेरोमायोसिन। क्लियर है? मेरोमायोसिन, मेरोमायोसिन उसका एक मोनोमर है। मोनोमर को जब हम लोग पॉलीमराइज करते हैं तब जाकर तुम्हारा बनकर आएगा मायोसिन, और मायोसिन प्रोटीन से ही बने हुए स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थिक मायोफिलामेंट। क्लियर, डन, गुड, नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ यहां पे, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन लिखो। टेंथ में जो पढ़े हुए थे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, थोड़ा मोड़ा याद होगा, बस वही है ये, उससे ज्यादा और एलिमेंट भी नहीं देखना, बस उतना ही देखना है। हाँ, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, एक आध जो कि हम लोग आगे आने वाले ब्रेन चैप्टर में फिर से रिपीट करने वाले होंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। हालांकि हालांकि तुमको टेंथ में बताया गया रह सकता है पूरे के पूरे पार्ट्स को, ठीक है? क्लियर? तो चलो भाई, जितना बताया गया था बहुत बढ़िया, नहीं भी बताया गया रहेगा यहाँ से बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, देखते चलो। तो जब भी तुम्हारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फॉर्म होता है, नाम से तुमको पता चल रहा होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए इस जंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है ये तुम्हारे न्यूरल पार्ट और साथ ही साथ में तुम्हारे मस्कुलर पार्ट दोनों का जंक्शन पॉइंट होने वाला होगा। आ गया ये समझ में? जैसे मान करके चलो कैसे, अच्छा चलो लिखना चालू करते हैं, सीधा लिखो। ऐसे लिखो, प्रोसेस स्टार्ट या फिर इनिशिएट। प्रोसेस इनिशिएट by receiving signal from external stimulus. एक्सटर्नल स्टिम्युलस, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम एंड मसल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। या इसी का दूसरा नाम होता है मोटर एंड प्लेट। ठीक है? मोटर एंड प्लेट भी इसी को बोला जाएगा। तो इस हिसाब से तुम्हारे यहाँ पे दो इसके नेमिंग हो गया, एक हो जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक हो जाएगा यहाँ से मोटर एंड प्लेट भी इसी को बोलते हैं। क्लियर? ठीक है? तो इस हिसाब से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है ये तुम्हारा क्या होने वाला होगा, ऐसे समझो। अच्छा, एक काम करो, एक और लिख लो यहाँ पे, ऐसे लिखो, सिस्टम ऑफ वन न्यूरॉन with attached muscles, with attached muscles is known as one motor unit.
इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वन मोटर यूनिट। एक सेकंड वेट करना, एक सेकंड। चलो, तो तुम्हारा बायो का ही क्लास है, इसमें इतना बोलना और इतना लिखना पड़ता है कि जैकेट उतारना पड़ जाता है। बाकी किसी क्लास में ठंडी कम होता ही नहीं है, तुम्हारे क्लास में गर्मी लग जाता है, इतना तुमको, इतना तुम्हारे ऊपर मेहनत होता है। आ रहा समझ में? चलो भाई ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये सिस्टम ऑफ वन न्यूरॉन विथ अटैच्ड मसल्स। अब जैसे मान करके चलो मेरा ये एक हाथ एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन के आखिरी में तुम्हारे एक्सॉन टर्मिनल मिलते थे, याद करो, ठीक है। तो एक्सॉन टर्मिनल जो रहते हैं ये तुम्हारे अलग अलग मसल्स के पार्ट से अटैच होकर के रहते हैं। जैसे मान करके चलो ये मेरे मसल्स हैं, ये फिंगर्स हैं, ये मसल्स हैं। एक 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 एक्सॉन टर्मिनल एक मसल से जुड़ा, दूसरा एक्सॉन टर्मिनल दूसरे मसल से, तीसरा एक्सॉन टर्मिनल तीसरे मसल से। लेकिन याद रखना न्यूरॉन एक ही है, न्यूरॉन एक ही है। एक न्यूरॉन जितने मसल से जुड़ा हुआ रहेगा, ये कॉम्बिनेशन हम लोग क्या बोल रहे हैं, वन मोटर यूनिट। क्लियर? क्योंकि जब इस न्यूरॉन से सिग्नल आएगा तो सेम सिग्नल तुम्हारे इन सारे के सारे मसल्स को डिस्ट्रीब्यूट होने वाला होगा, मतलब सारे मसल्स को तुम्हारा सेम टाइप का सिग्नल जाएगा। आ रहा समझ भाई? जाना भी चाहिए, अदरवाइज इसको सिग्नल गया इधर मुड़ने का, इसको सिग्नल भी अगर इधर ही मुड़ने का नहीं रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो ये दोनों ऐसे ऐसे भागेंगे, तब के केस में तुम्हारा मसल जो है प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। आ रहा बात समझ में? तो इसीलिए एक न्यूरॉन जो रहता है ये तुम्हारे बहुत सारे मसल के पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है, और एक न्यूरॉन जितने मसल पार्ट से जुड़ा हुआ रहेगा सबको साठ के हम लोग एक साथ बोलते हैं वन मोटर यूनिट, वन मोटर यूनिट। क्लियर? क्लियर? चलो, अब ये जो है इसका फंक्शन कैसे होता है ध्यान से समझो, देखते चलो। ये मान लिया हम लोगों ने एक एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, लेबलिंग में साथ में चिपकाते चलो, ड्रॉ करो साथ ही साथ। ये हो जाएगा एक्सॉन टर्मिनल, मिस्टेक नहीं होगा इसमें, क्या मिस्टेक होगा लिखो, एक्सॉन टर्मिनल, या इसी को बोलते हैं हम लोग नर्व एंडिंग। क्लियर? अब ध्यान देना, नीचे के साइड में तुमको देखने के लिए मिलेगा मसल, ठीक है, ये हो जाएगा मसल्स। ठीक, ये हो गया मसल। अब ध्यान दो, यहां पे जो ये एक्सॉन टर्मिनल आया हुआ है इसके पास में वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं इस टाइप से, ठीक है। और ये जो वेसिकल्स है, इन वेसिकल्स में बेसिकली फिल अप क्या होता है बोलने से, यहाँ पे तुम्हारा भरा हुआ रहेगा न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्लियर? इसमें मतलब पार्टिकल्स भरे हुए रहते हैं जो कि तुम्हारे सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करने वाले रहते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स जो तुम्हारे सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करते हैं इनको बोलते हैं हम लोग, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। तो ध्यान दो, न्यूरो ट्रांसमीटर अब यहाँ पे बनाए, ये इसके अंदर में भरा हुआ है न्यूरो ट्रांसमीटर। क्लियर? क्लियर? ठीक है। अब ध्यान दो, होता क्या है समझो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझो, फिर यहां पे हम लोग फ्लो डायग्राम बना लेंगे, काम कंप्लीट। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं नर्वस सिस्टम के थ्रू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, सीएनएस के थ्रू यहां पे सिग्नल आएगा। ये तुम्हारा न्यूरॉन कौन सा है, ये हो जाएगा तुम्हारा मोटर न्यूरॉन। आ रहा समझ में? क्योंकि ब्रेन को सिग्नल लेकर के जाने वाला जो रहेगा वो तुम्हारा सेंसरी न्यूरॉन है। अब ये तुम्हारे मसल्स के पास रिस्पॉन्ड करने के लिए सिग्नल आ रहा है, तो जाहिर सी बात है मोटर न्यूरॉन लेकर के आएगा। तो मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर के जैसे ही आता है, इसके नर्व एंडिंग तक सिग्नल पहुंचेगा। ये सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है हम लोग देखेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। अभी सिर्फ इतना ही भेजे में बिठाओ। यहां से आ गया सिग्नल, सिग्नल आने के बाद होता क्या है, जैसे सिग्नल तुम्हारा यहां पे आता है, यहां पे बेसिकली तुम्हारे गेट होते हैं, गेट। ठीक, यहां पे तुम्हारे क्या होंगे, बेसिकली गेट होते हैं, ध्यान देना, चैनल, ठीक है। ये होता है कैल्शियम चैनल, ये क्या होता है, कैल्शियम चैनल। जैसे ही सिग्नल आएगा कैल्शियम जो है वो यहां से एंटर करेगी,
कैल्शियम एंटर किए, कैल्शियम जैसे ही एंटर करते हैं इसके बाद फिर कैल्शियम क्या करवाएंगे, ये जो तुमको वेसिकल्स दिख रहे हैं इन वेसिकल्स से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाएंगे। क्लियर, इन वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाएंगे। ये इनसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया। अब ध्यान देना, न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हुआ है इसको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स लगे हुए रहते हैं कहां पे, मसल्स में। इनके रिसेप्टर कहां पे लगे हुए रहते हैं, मसल्स में। क्लियर, यहां पे तुमको इसके रिसेप्टर्स दिखेंगे। क्लियर, तो रिसेप्टर्स कहां पे प्रेजेंट है, मसल्स में। रिसेप्टर्स, और ये है वेसिकल। वेसिकल्स, इसमें क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्लियर, और न्यूरोट्रांसमीटर जो रहता है इसका नाम भी है न्यूरोट्रांसमीटर, जो इसके केस में मसल के केस में हम लोग देखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। क्लियर, क्या हो जाएगा यहां से, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो यहां से सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करने वाला होता है। इतना समझ में आ चुका होगा। अब ध्यान देना, कैल्शियम आया, कैल्शियम आने के बाद यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाया, उसको रिसीव कर लिया, ये मसल्स के पास प्रेजेंट या सार्कोलिमा, ये सार्कोलिमा है ना, सार्कोलिमा, ठीक है। रिसेप्टर्स कहां पे है, प्रेजेंट ऑन सार्कोलिमा। रिसेप्टर्स कहां पे प्रेजेंट होंगे, सार्कोलिमा में। आगे इतना समझ में। अब जैसे ये रिसेप्टर यहाँ पे आते हैं, रिसेप्टर आने के बाद अब सिग्नल तुम्हारा किसको मिल जाएगा, मसल्स को। मसल्स को जैसे सिग्नल मिलता है, इसके लिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा हुआ था, याद करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए मैंने कल फिर यहाँ पे तुमको लिखवाया था कैल्शियम का स्टोर हाउस। इसका मतलब इसमें कैल्शियम स्टोर करके रखा हुआ है। जैसे ही सिग्नल आता है यहां से जो कैल्शियम रहता है ये बाहर आ जाएगा। यहां से क्या बाहर आ गया, कैल्शियम बाहर आ गया। अब इसको रिलेट कर लो पिछले वाले टॉपिक से, कैल्शियम बाहर आ गया, ये कहां पे, सार्कोप्लाज्म, मतलब जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां से तुम्हारा कैल्शियम रिलीज होगा कहां पे, सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म में जैसे ही रिलीज होता है इसके बाद फिर यही कैल्शियम जो है तुम्हारा आकर के बाइंड होगा टीपीसी में। टीपीसी में जैसे ही बाइंड होगा, ये टीपीसी में बाइंड हो गया, टीपीसी में जैसे ही बाइंड होगा यहां से ये सरक जाएगा, सरकने के बाद ये एक्सपोज हो गया, ये एक्सपोज हो गया, तो फिर अब जो तुम्हारा थिक मायोफिलामेंट है उसको अब यहाँ पे अटैच होने के लिए बाइंडिंग साइट मिल गया। आ गया समझ में। अब आएगा एटीपी, क्या आएगा, एटीपी। एटीपी आने के बाद बाइंड होगा तुम्हारे थिक मायोफिलामेंट से, थिक मायोफिलामेंट फिर उसको तोड़ेगा, तोड़ने के बाद इसमें ऐसे अटैच होगा, इसको खींचेगा। पहले यहां से अटैच होगा, इसको खींचा, दूसरा एटीपी आया, यहां आ गया, इसको पकड़ के इसको खींचा। क्लियर, तीसरा एटीपी आएगा, यहां आ गया, इसको पकड़ के इसको खींचा। क्लियर, ऐसे करते हुए ये पूरे थिन मायोफिलामेंट को ये खींचता है। आ गया ये समझ में, क्लियर क्लियर, चलो भाई ठीक। तो पहले ये डायग्राम बनाओ, आ गया, हाँ ये डायग्राम बनाओ, इसका फ्लो चार्ट हम लोग उधर बनाएंगे। फिर डायग्राम बनाओ जल्दी, डन हो गया। चलो एक काम करो, यहाँ पे कंजस्टेड हो जाएगा, अगले वाले पेज में बताते हैं इसका, बनाते हैं इसका फ्लो डायग्राम। तुम्हारे पास पेज उसी में जगह है तो वहीं पे चिपकाओ, ठीक है। देखो अब इसका फ्लो डायग्राम कैसे होगा, सबसे पहले मैं स्टिम्युलस, ठीक, एक्सटर्नल सिग्नल, ये आएगा किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। ठीक, कहां पे आएगा, सीएनएस के पास। अब सीएनएस इसको रिस्पॉन्ड करने वाला है, तो रिस्पॉन्ड किसके थ्रू करेगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। क्लियर, मोटर न्यूरॉन्स जो है ये सिग्नल को लेकर के पहुंचेंगे कहां पे, एक्सॉन टर्मिनल पे। एक्सॉन टर्मिनल पे जैसे ही पहुंचेंगे यहां पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम प्लस गेट या चैनल ओपन्स। जब ये ओपन हो जाएगा, कैल्शियम कैल्शियम चैनल ओपन हो गया, कैल्शियम एंटर्स टू एक्सॉन टर्मिनल। कैल्शियम एंटर कर गया एक्सॉन टर्मिनल पे, यहां से अब क्या होगा,
एक्सॉन टर्मिनल जो है तुम्हारा अब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कौन सा है, एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट कौन करे, रिसेप्टर कहां पे है, मसल्स के पास, ठीक है, तो रिसेप्टर्स ऑन मसल्स रिसीव दिस न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर, अब ये सिग्नल्स रिसीव कर लिए, सिग्नल्स रिसीव करने के बाद अब होता क्या है, अच्छा ध्यान देना, लिखे है ना, हाँ लिखे हैं भाई, ये बोल रहे थे, ठीक है, तो यहां से तुम्हारा सिग्नल ये जैसे ही रिसीव हो जाएगा, अब क्या होगा, यहां से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एस आर, ठीक है, मैंने सिर्फ एस आर लिख दिया, पूरा लिखना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीजेस क्या चीज, कैल्शियम आयन, कैल्शियम 2+। क्लियर, अब आगे का प्रोसेस, दिस कैल्शियम बाइंड्स टू, ये बाइंड्स विथ टीपीसी। क्लियर, टीपीसी के साथ में ये बाइंड हो गया, अब इसके बाद में तुम्हारा चलेगा क्या चीज, मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर, चिपका, ये फ्लो डायग्राम चिपका, फिर देखेंगे हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इस थ्योरी के बेसिस पे हम लोग देखने वाले हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है। क्लियर, प्रोसेस ऑफ, इसमें चिपका लेना साथ ही साथ में, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और यहां से हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होगा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्लियर, क्लियर, इजी था, देख लो, अगर किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ लो, बाकी डाउट वाले तो ऐसा कोई पार्ट दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, इसको लिखो जल्दी फटाफट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, फिर मसल्स फाइबर के टाइप्स, बस 2 टॉपिक छोटे छोटे बचे हुए हैं, जल्दी निपटाएं इसको, तो मसल्स वाला टॉपिक जो है तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट, डन, गुड, वेरी गुड, नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। नोट में तो हम लोगों ने पहले भी लिख चुका है कि जो तुम्हारा थिक फिलामेंट होता है ये अपने ही पोजीशन पे फिक्स होता है, और थिन फिलामेंट जो रहेगा ये स्लाइडिंग करेगा तुम्हारे ओवर थिक फिलामेंट। क्लियर, मतलब थिक फिलामेंट के ऊपर में वो स्लाइड करने वाला होता है, तो उसी को बार बार कितना लिखेंगे। अब हम लोग सीधा यहाँ पे तुम्हारा डायग्राम ड्रॉ करना चालू करते हैं, जो कि तुम्हारे किसमें, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में है, ठीक है, चलो भाई देखो, साथ साथ में बनाते हुए चलो, इसमें भी कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन वाली बात है नहीं, बहुत ही इजी सा डायग्राम बनाना है, लिखो, एक हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा थिन फिलामेंट या थिन मायोफिलामेंट। क्लियर, नेक्स्ट, नीचे में हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहां पे थिक मायोफिलामेंट। दिख रहा है क्या, हाँ, क्लियरली विजिबल है, चलो, तो यहां से ये ऊपर में क्या हो जाएगा, थिन मायोफिलामेंट, और ये हो जाएगा थिक मायोफिलामेंट। क्लियर, एक हो जाएगा थिन मायोफिलामेंट, एक हो जाएगा यहां से थिक
मायोफिलामेंट। अब देखो पूरा एक साइक्लिक फॉर्म में हम लोग इसको लेकर के, तुम्हारे बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है बस वही ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। क्लियर? अब बुक का डायग्राम ना खोलो, पैदल लो, पहले देख लो, देख लो, समझ लो, फिर आराम से, बुक में तो तुम्हारा सामने में ही पड़ा हुआ है, आराम से देखते रहना उसको। तो पहले हम लोग इसको साइक्लिक फॉर्म में पूरा ड्रॉ करेंगे। तो भाई किसी ना किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक्स में बहुत सारे ऐसे साइक्लिक हम लोगों ने प्रोसेसेस देखे हुए थे। तो जितने भी साइक्लिक प्रोसेसेस आएंगे तुमको किसी ना किसी से उसको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? चलो तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, यहां पे पहले आया हुआ है एटीपी। क्लियर? तो इसके पास क्या आ जाएगा, एटीपी। अभी एटीपी बाइंड हुआ है, समझ में आ गया? एटीपी अभी क्या हुआ है, इसमें बाइंड हुआ है। अब आगे देखो, बनाओ बनाओ एक ऐसा सेम स्ट्रक्चर। मेरे पास भाई ऑप्शन है, मैं इसको चुपचाप कॉपी मार दूंगा। अभी पहले इसको देखो, सेकेंड स्टेप में होगा क्या, एटीपी, जो इसमें एटीपी था, अब एटीपी का ब्रेकडाउन किया जाएगा। तो एटीपीएज एक्टिविटी यहाँ पे होने वाला होता है। एटीपीएज का यूज करके एटीपी को ब्रेकडाउन किया जाएगा एडीपी और आईपी में। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एडीपी प्लस आईपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अंदर में है ना, वो जगह नहीं, इसलिए बाहर में चिपकाए हूं इसको। कहां पे है ये, इनसाइड में ही। तो इनसाइड में क्या होगा, एडीपी और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और इस केस में यहां से रिलीज होता है एनर्जी। जब एनर्जी रिलीज होता है तो उसी एनर्जी का यूज करके अब ये बाइंड होगा कहां से, ऊपर से। ध्यान दो, ये बाइंड हो गया। एक काम करो बेट, टेढ़ा, ठीक है? अब ये अटैच हो गया। यहां पे अभी भी क्या है, ये अभी भी यहां पे क्या है, एडीपी और आईपी अभी भी है, ध्यान देना। एडीपी प्लस आईपी। क्लियर? अब इसको, ये अटैच हो गया, एनर्जी आ चुका है, एनर्जी आने के बाद ये अटैच हुआ, अटैच होकर उसको खींचेगा। क्लियर है? तो इसको एक डॉटेड टाइप का एक स्ट्रक्चर इधर बना लेना। दिख रहा है क्या बाजू वाला? हाँ दिख रहा है, चलो। तो एक डॉटेड डॉटेड टाइप का एक स्ट्रक्चर इधर बना लेना, मतलब खींचा है उसको। क्लियर? और साथ ही साथ में यहां पे ये जो एडीपी और आईपी है इसको रिलीज किया जाएगा। ये रिमूव हो गया। क्लियर? अब यहां से आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान देना, एडीपी तो निकल चुका है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी निकल चुका है, लेकिन जो इनके बीच में बाइंडिंग हुआ था ये रिमूव नहीं होता, ये अभी भी ऐसे का ऐसे बना हुआ रहेगा। ध्यान देना, ये अभी भी बाइंडेड है, समझ में आया? अभी भी उससे बंधा हुआ है। ये बाहर तब निकलेगा जब एटीपी आएगा। मैंने क्या बोला था, एटीपी आएगा तो यहाँ पे ये जो इनके बीच का क्रॉसिंग है, इनके बीच में जो क्रॉसिंग, इनके बीच में जो बॉन्डिंग बना हुआ है, ये बॉन्डिंग तब टूटता है जब एटीपी आता है। अब यहाँ पे आएगा एटीपी, अब यहाँ पे क्या आएगा, एटीपी। एटीपी आएगा तो फिर ये ब्रेक होता है, सॉरी उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद फिर ये टूट गया, टूट करके बाहर आ गया, मतलब निकल लिया। अब ये अगले फिर प्रोसेस में, फिर अगले वाले सॉरी अगले वाले एक्टिन ग्लोबिन को पकड़ने वाला होगा, एक्टिन प्रोटीन को, और ये उसको फिर खींचने वाला होगा। तो यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते हुए चलता है। कब तक बोलोगे, तो जब तक कि तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आते रहता है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी लिख लो भाई, इतना ही छोड़ दो थोड़ी काम चल जाएगा। यहां पे क्या होगा, एटीपी बाइंड्स विथ, एटीपी बाइंड्स विथ ATP binds with head of myosin.
क्लियर। और इसके वजह से क्या होगा यहां से, ब्रेकेज ऑफ या ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड। ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड, और तब जाकर के ये आया। अब यहां से क्या होगा, यहां से ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। एटीपी, ठीक है। यूज हुआ है क्या चीज, एटीपीएस एंजाइम, याद रखना बोले थे। थिक मायोफिलामेंट के पास दो साइट होता है, एक एटीपी, एक एटीपी का साइट होगा, एटीपी बाइंडिंग साइट, और दूसरा होता है वहां से एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो एटीपी बाइंडिंग साइट के पास में तुम्हारा एटीपीएस एंजाइम भी होता है, जो कि तुम्हारे एटीपी को ही ब्रेक डाउन करने वाला होगा। तो यहाँ से एटीपी जो है तुम्हारा टूट गया किसमें, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। एनर्जी इज यूटिलाइज टू अटैच एंड स्लाइड। अटैच एंड स्लाइडिंग द थिन फिलामेंट। क्लियर, क्लियर। अब यहाँ पे होगा क्या, इसको स्लाइड कर दिया, और यहाँ पे अभी भी क्या है, अब ध्यान देना, ये जो अटैचमेंट यहाँ पे आता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी इज यूटिलाइज, एनर्जी यूटिलाइज टू अटैच एंड स्लाइडिंग, स्लाइडिंग दी थिन फिलामेंट। ये जो एनर्जी यूटिलाइज हुआ है अटैचमेंट के लिए, इसी को हम लोग क्या, ये अटैचमेंट जो हुआ है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो ब्रिज फॉर्मेशन हुआ है, कनेक्शन जो फॉर्म हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्लियर। यहां पे भी क्या है, ये क्रॉस ब्रिज अभी भी है। क्रॉस ब्रिज रिटेन्ड, ऐसे लिखो, अभी भी ये बना हुआ है। क्लियर। ब्रेकडाउन कब होगा, जब एटीपी आएगा। अब यहाँ पे लिखे मैं एटीपी आया, एटीपी आया तो ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड, ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड लिखो, या फिर ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड, या फिर यहाँ पे लिखना क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज। क्लियर। तो ये साइक्लिक पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका रहेगा। यही है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, एटीपी, एटीपी वापस से लेकर के आएंगे, ये जो तुम्हारा थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट को पकड़ेगा, हर अगले वाले ग्लोबुलर एक्टिन को पकड़ करके ये खींचना चालू करेगा, और ये तब तक खींचते रहेगा, तब तक खींचते रहेगा जब तक कि तुम्हारा एक्सटर्नल स्टिमुलस से, सॉरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल इसके पास पहुंचते रहेंगे। क्लियर, क्लियर। चलो पूरा चिपकाओ इसको जल्दी से कॉपी में, और देख लो यहां पे किसी को कुछ डाउट हो तो। अच्छा, डन, गुड, वेरी गुड। तो अब हम लोगों का एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर फिर से बता दो, मसल फाइबर मतलब मसल्स का सेल, ठीक है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं मसल फाइबर, और इसी के बारे में अभी भर भर करके देखे हुए थे। मसल्स का आखिरी टॉपिक, टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। देखो बहुत ज्यादा डिटेल इसमें डीप घुस घुस करके पढ़ना है नहीं, फैक्चुअल बातें हैं, तीन तीन चार चार पॉइंट्स, ये बहुत ज्यादा है नहीं। मैं डिफरेंस के हिसाब से इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, एक जान लिए तो दूसरा वैसे भी तुम समझ जाओगे, आ गया ये समझ में। और वैसे भी ये लर्निंग एलिमेंट नहीं है, समझने वाली पार्ट है। क्लियर। देखो कैसे, मसल फाइबर्स, ठीक है, दो टाइप के मसल फाइबर यहां से निकल करके आएंगे, एक हो जाएगा रेड मसल फाइबर, ठीक है, और एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा व्हाइट मसल फाइबर। एक आ जाएगा व्हाइट मसल फाइबर, ठीक है। ध्यान देना, मायोग्लोबिन तो पढ़े हुए हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में भी मैंने तुमको बताया हुआ था। मेरे को थोड़ा सा बताओ, मायोग्लोबिन तुम्हारा कौन से स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जल्दी बताओ जल्दी। क्लियर। अच्छा चलो निपटाएं जल्दी, तुमसे पूछेंगे तो फिर तुम टाइम लगा देते हो।
मायोग्लोबिन जो है तुम्हारा टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, हीमोग्लोबिन जो था ये तुम्हारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर था। क्लियर? तो मायोग्लोबिन जो है ये तुम्हारे मसल्स में प्रेजेंट होने वाले होते हैं। ब्लड में जैसा तुम्हारा हीमोग्लोबिन होता है वैसे ही मसल्स में मायोग्लोबिन प्रेजेंट होंगे, जो कि तुम्हारे स्टोर हाउस ऑफ ऑक्सीजन बोला जाता है जिनको। क्लियर? तो यहां पे क्या होगा, ये जो रेड मसल फाइबर है, जाहिर सी बात है ग्रीन कलर का तो दिखेगा नहीं, है रेड कलर मतलब रेड मसल फाइबर बोल रहे हैं तो रेड रेड कलर का ही अपीयर होगा और व्हाइट कलर का अपीयर होने वाला होगा। तो इसमें क्या लिख लेना, रेड इन कलर। ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन। क्लियर? यहां पे क्या हो जाएगा, व्हाइट इन कलर, ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन। बस इतना याद होने के बाद बाकी सारे पार्ट जो हैं वो तुम्हारे इसी से लिंक्ड हैं। जैसे आप समझ लो, मैंने क्या बोला कि मायोग्लोबिन जो रहता है तुम्हारा ऑक्सीजन का स्टोर हाउस होता है। जाहिर सी बात है अगर यहां पे तुम्हारा मायोग्लोबिन ज्यादा है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो इसमें रेस्पिरेशन भी कैसा होगा, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन वाला रेस्पिरेशन, O2 रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन। क्लियर? और यहाँ पे तुम्हारा मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन भाई, और यहाँ पे तुम्हारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने वाला होता है। इसको छोड़ो अभी, पहले इसी का सारा डिटेल देख लो। एक तो मायोग्लोबिन ज्यादा है, मायोग्लोबिन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से यहाँ पे तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे। भाई ज्यादा और एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी हो जाएंगे यहाँ पे। आ रहा है इतना समझ में? क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे तुम्हारे इसके लिए। एक चीज याद रखना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो इसमें लेस नंबर में होता है और इसमें वो ज्यादा नंबर में होता है। क्यों, वो बताएंगे आगे में, पहले इतने को लिखो। क्या आ गया, यहां से मायोग्लोबिन ज्यादा है तो यहां से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा, मोर O2। इसके वजह से ये क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट तो पता ही है तुमको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलने वाला होता है। वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनेगा। क्लियर? तो हमारे जो मसल्स में फैटिक आते हैं मोस्टली वो किसके वजह से बोलने से, वो तुम्हारे व्हाइट मसल फाइबर की वजह से होते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, मोर ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन है यहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है मोर माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। और साथ ही साथ में एक यहां पे चिपका लेना, लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, अभी बता रहे हैं। अब सबको इधर भी चिपका लो, छाप लोगे क्या? अच्छा चलो लिख देते हैं साथ ही में, लेस O2 जिसके वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक, लेस माइटोकॉन्ड्रिया या नहीं के बराबर, समझ में आ गया, लेस माइटोकॉन्ड्रिया। एनारोबिक हुआ है तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है ना, लैक्टिक एसिड फॉर्म। लेस माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और यहां पे तुमको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये ज्यादा नंबर में दिखेंगे। ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखो सीधा SR। क्लियर? अब देखो ध्यान से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे होगा वहां पे तुम्हारे एक्टिविटीज जल्दी जल्दी होंगे, ज्यादा होंगे। और जहां पे तुम्हारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा या कम होगा वहां पे तुम्हारे एक्टिविटीज कम होंगे। ध्यान देना, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ना ऑक्सीजन है, ना ही तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही यहाँ पे तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो इसके वजह से यहाँ पे इस टाइप के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन या फिर तुम्हारा रिलैक्सेशन के टाइम पे जल्दी जल्दी काम करवाना पड़ेगा, स्पीड में। क्लियर? तो जल्दी काम करवाने के लिए ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम आयन का भी रिक्वायरमेंट होगा। ध्यान दो, ऊपर में जो तुम्हारा ग्लोबुलिन प्रोटीन था या जो एक्टिन ग्लोबिन सॉरी एक्टिन प्रोटीन था, ग्लोबुलर एक्टिन, वहां पे तुम्हारा बाइंडिंग साइट था कैल्शियम, TPC।
क्लियर। तो टीपीसी के लिए, टीपीसी के पास जितने ज्यादा कैल्शियम जाएंगे वो उतना उस लोकेशन से हटते जाएगा, और जितने बाहर हटेगा उतना जल्दी अटैचमेंट होगा। इसका मतलब व्हाइट मसल फाइबर में तुम्हारा काम जो है ये ज्यादा स्पीड से करना पड़ेगा। ज्यादा स्पीड से करोगे तो जाहिर सी बात है कैल्शियम आयन का भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, और कैल्शियम आयन अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो एसआर का भी अमाउंट वहां पे ज्यादा होना चाहिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम आयन रिलीज करे। क्लियर। ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम आयन वहां पे रिलीज करे, और क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जो एक्टिविटी है वो आराम आराम से होते जा रहा है, इसको कोई लोड नहीं है, तो इसके वजह से यहाँ पे तुम्हारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है ये तुम्हारा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसका ज्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होता। इसमें मसल फैटिक जो है जल्दी आएगा, ज्यादा आएगा। इसमें मसल फैटिक जो है ये ना के बराबर आता है। आ गया होगा समझ में? क्लियर। एग्जांपल्स में तो तुम्हारे बुक में दिए नहीं है, फिर भी समझ लो। ये ये जो मसल फाइबर है ना, मसल फाइबर, रेड मसल, सॉरी व्हाइट मसल फाइबर, ये जो छोटे छोटे चिड़िया होते हैं ना, छोटे बर्ड्स रहते हैं, क्लियर, छोटे साइज के जो बर्ड्स होते हैं ये तुम्हारे इनमें ज्यादा व्हाइट मसल फाइबर मिलता है, ज्यादा उनमें व्हाइट मसल फाइबर मिलता है, इसीलिए फड़फड़ाते हैं और जाकर के तुरंत बैठ जाते हैं, ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाते। क्लियर। ज्यादा दूर तक वो उड़ नहीं पाते, उनको जल्दी फटीग आ जाता है, जिसकी वजह से उनको रेस्टिंग का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन वहीं अगर बड़े साइज का बाज ले लो, ईगल, क्लियर, बड़े साइज का बाज ले लो भाई, घंटों घंटों तक वो ऊपर में उड़ते रहता है, क्योंकि उसके बॉडी में तुम्हारे रेड मसल फाइबर जो है ये ज्यादा मिलते हैं। आ रहा समझ में? क्लियर। हमारा जो आईबॉल है, आईबॉल में भी तुम्हारा व्हाइट मसल फाइबर ज्यादा मिलता है, और हमारा जो ये बैक बोन है, ठीक है, मतलब बैक साइड के जो मसल्स है, पीछे साइड का जो मसल है, इसमें तुमको रेड मसल फाइबर ज्यादा देखने के लिए मिलता है। क्लियर। ये जो आईलिड्स है इसमें जो आग ढकता है, इसमें भी व्हाइट मसल फाइबर ज्यादा देखने के लिए मिलता है, इसीलिए देखना बहुत जल्दी जल्दी ये काम करता है। क्लियर। ये थकता भी बहुत जल्दी है। आ रहा बात समझ में? ठीक है, क्लियर। बस भाई इतने ही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कितना, 4 पॉइंट लिखे क्या? बहुत है, लिखो इतने को, और बाकी तो मुंह से बता ही दिया हुआ हूं। जिसको जिसको लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चुपचाप चिपका लो नीचे नीचे में। आ गया समझ में? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। डन, वेरी गुड। आगे देखो, अब हम लोगों का इतने में से तुम्हारा मसल्स वाले पार्ट जो है वो जो है कंप्लीट। अब हम लोग को देखना है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम बोलने का मतलब, इसके बारे में भी तो डिटेल तुम लोगों ने पहले टिश्यू वाले चैप्टर में कवर किया ही होगा, बोन्स एंड कार्टिलेजेस तो देखे हुए रहोगे। क्लियर। क्योंकि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम रहता है बेसिकली तुम्हारा बोन्स और कार्टिलेजेस से मिलकर के बना हुआ रहता है। बोन्स बोलेंगे तो 206 होने वाले होंगे, और कार्टिलेजेस बोलेंगे तो तुम्हारे कुछ कार्टिलेजेस यहाँ पे होने वाले होते हैं। क्लियर क्लियर। ये हमारे बॉडी का बेसिकली क्या बनाने वाला होता है? बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फ्रेमवर्क बनाने वाला होता है। तो ये जो बोन्स और कार्टिलेजेस हैं ये हमारे बॉडी के बेसिक फ्रेमवर्क बनाते हैं। क्लियर है? ठीक है, हेडिंग लगाओ, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। क्लियर क्लियर। ये क्या होता है बेसिकली? फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऐसे लिखो, फ्रेमवर्क ऑफ द, या फ्रेमवर्क, बेसिक फ्रेमवर्क। बॉडी इन्वॉल्व्स इन्वॉल्व्स बोन्स, कितने हैं? 206, एंड फ्यू कार्टिलेजेस। ठीक है, फ्यू कार्टिलेजेस, कुछ कार्टिलेजेस के साथ में बेसिक जो बोन्स होंगे तुम्हारे 206, इनके साथ ये हमारे बॉडी का बेसिक फ्रेमवर्क बनाने वाला होगा। आ गया ये समझ में? ठीक है, क्लियर। चलो भाई, अब हम लोग को यहां से बोन्स 206 जो है इसके लिए एक फ्लो डायग्राम बनाओ, यहां पे जो बना रहे हैं ध्यान दो, बोन्स। ठीक, तो अच्छा लाइन सीधा है कि नहीं?
ठीक है, चलो सीधा ही है। देखो बेसिकली हम लोग को दो टाइप से हमारे बोन सिस्टम को पूरा देखना है। क्लियर? स्केलेटल सिस्टम में से बोन को, मतलब स्केलेटल सिस्टम को बेसिकली हम लोग को दो टाइप से देखना है। एक आ जाएगा तुम्हारा एक एक्सियल, पहले लिखो फिर समझाएंगे पूरा। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। और एक आ जाता है तुम्हारा यहां पे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब समझो, एक्सियल बोलने का मतलब ये खोपड़ी से लेकर के ये पीछे के हड्डी तक, रीढ़ के हड्डी का जो रहता है ना पीछे का पार्ट, बस उतना तक खींच लो। समझ में आया? बीचों बीच, ये हाथ पैर में ना जाना। आ रहा समझ में? तो ये खोपड़ी से लेकर के यहां तक, ये तुम्हारे नीचे के हड्डी तक, जो ये रिब बोन्स है, सॉरी ये जो तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम है ना, वर्टिब्रल कॉलम के नीचे तक, यहां तक के आएंगे तुम्हारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर। आया ये समझ में? ये किसमें आ जाएगा? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इसमें कितने होते हैं? तो ये हो जाएगा 80, 80। क्लियर? अब अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो है बेसिकली यहां पे तुम्हारे जो, अब बीच का पार्ट छोड़ दो, बाकी कौन सा बचा? ये दोनों हाथ और दोनों पैर। क्लियर? लेकिन समझो, ये दोनों हाथ को ये हमारे एक्सियल पार्ट से जोड़ने के लिए यहाँ पे एक और बोन होता है, कंधे वाला जो बोन है ना, यहाँ पे एक और बोन होता है। तो एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा, दो ये हो गया। और वैसे ही ये तुम्हारे जो दोनों टांग है उसको जोड़ने के लिए कमर के पास में वैसे ही बोन होता है, इस टाइप से बोन रहता है। क्लियर? वो देखेंगे उसका स्ट्रक्चर अभी डिटेल में, ठीक है। तो वो दोनों बोन्स, ठीक है, एक ये तुम्हारे हाथ के दोनों शोल्डर के पास में और दोनों तुम्हारे कमर के पास में मिलने वाले रहेंगे, वो तुम्हारे दोनों हाथ और दोनों पैर दोनों को जोड़ने वाले होते हैं। क्लियर? तो उनके साथ में हाथ और पैर, दो हाथ दो पैर, इन सभी के नंबर ऑफ बोन्स देखोगे तो ये हो जाएंगे टोटल 126। 126। एक शॉर्ट मैं तुमको तरीका बता रहा हूं, मतलब शॉर्ट क्या है, फैक्ट ही है, मतलब इजी बनाने के लिए। ध्यान दो, एक हाथ में 30 बोन है, एक हाथ में 30 बोन है, तो दोनों हाथ में कितने हो जाएंगे? 60 बोन हो जाएंगे। तो दोनों हाथ के 60 बोन तो निकल लिए। वैसे ही एक पैर में भी तुम्हारे 60 बोन ही होते हैं, तो मतलब 30 बोन्स होते हैं। तो 30 इसमें, 30 इसमें, 30 वाले पैर में, 30 वाले पैर में, तो टोटल कितना हो गया? 120। 120, तो 120 बोन्स तो वैसे भी निकल लिया। बचा कितना? 6 ना। ये ज्वाइन करने वाले, इधर में 3, इधर में 3, 3 सॉरी 3 नहीं, वो पेयर में रहता है, 2 2 1 1। क्लियर? क्लियर? मतलब यहां पे तुम्हारे दो दो के पेयर में रहेंगे, यहाँ पे तुम्हारे एक एक के पेयर में रहने वाले, बचे हुए 6 है ना, 6। तो 6 को फिर हम लोग उसमें से आगे देखेंगे। क्लियर? वो गर्डल बोन्स बोलते हैं उनको। क्लियर? गर्डल बोन्स, एक होता है तुम्हारा पेल्विक गर्डल, एक होता है पेक्टोरल गर्डल। तो हाथ वाला जो है ना हमारा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं पिक्टोरल गर्डल या फिर पेक्टोरल गर्डल। और पेल्विक रीजन में जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक गर्डल। क्लियर? पेल्विक गर्डल नीचे साइड में, पिक्टोरल गर्डल कंधे के पास। ठीक है? क्लियर? ये पीछे में छतरी टाइप का निकलता है, पता है कि नहीं है? बताएंगे, रुको। अब यह एक एक बोन का पूरा डिटेल देखेंगे, 3D डायग्राम भी देखेंगे, साथ ही साथ में अपने बॉडी में भी स्ट्रक्चर उसको देखेंगे कहां पे वो प्रेजेंट है। चलो भाई, तो वो ये हो गया 80, ये हो गया 126। तो टोटल कितने हुए? 120 प्लस 80 200, और ये 6 एक्स्ट्रा, मतलब 206 बोन। आ गया ये समझ में? ठीक है? क्लियर? चलो, अब इसके बाद हम लोग को इसमें से अच्छा कोई नहीं, चलो याद करते हुए चलो, मेरे साथ साथ होते जाएगा। अरे बोल रहे हैं ना, मैं ये चैप्टर एंड होते तक तुमको सारे बोन्स के नाम, चैप्टर एंड होते तक क्या, ये बोन्स का टॉपिक एंड होते तक तुमको सारे बोन के नाम पता रहेंगे। ठीक है? क्लियर? चलो कंटिन्यू करें। तो एक्सियल बोन जो रहता है बेसिकली इसको हम लोग और अलग टाइप से क्लासिफाई कर रहे हैं। एक सेकंड वेट कर लेना भाई, एक सेकंड। ठीक है? क्या थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ रहेगा? ठीक, स्टेबल हो गया। चलो भाई, अब ध्यान दो यहां पे, अब हम लोग को इसके क्लासिफिकेशन देखना है, तो ध्यान दो। पहले नंबर पे आ जाएगा स्कल बोन। नंबर छोड़ो अभी, पहले याद करो, फिर नंबर भी याद करवाएंगे। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा यहां से?
स्कल बोन। स्कल बोन के बाद फिर यहां पे आ जाएगा तुम्हारा बीचों बीच से, यहां से निकालोगे तो ये सीधा सामने में एक बोन होता है। आ रहा समझ में? यहाँ पे इसके बारे में भी हम लोगों ने डील किया होता, मैंने बताया था तुमको नाम इसका स्टर्नम। क्लियर है? इसका नाम क्या होता है? स्टर्नम। तो इसका भी एक नाम यहां पे लिखेंगे स्टर्नम। क्लियर? सामने में आ गया स्टर्नम, पीछे में क्या आ जाएगा? वर्टिब्रल कॉलम। सामने में आ गया स्टर्नम, पीछे में आ जाएगा वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर? अब एक पार्ट बचा हुआ है, ये साइड से जो तुम्हारे बोन्स आए हुए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिब बोन्स बोलते हैं। तो चिपकाओ यहां पे, अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिब बोन्स। रिब बोन्स इधर से 12 आएगा, इधर से 12 आएगा, तो 12 और 12 मतलब 12 के पेयर में रहता है। तो एक टोटल कितने हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 24 बोन्स। कितने? 24 बोन्स। ठीक है? वर्टिब्रल कॉलम में टोटल बोन्स आते हैं तुम्हारे 26। कितने आ जाएंगे? 26। अब स्टर्नम जो रहता है यहां पे तुम्हारा आता है बेसिकली एक बोन। पहले भी देखे थे भाई, एक सिंगल हड्डी रहता है यहाँ पे, जिसमें क्या करके सारे के सारे तो नहीं, जो तुम्हारे रिब बोन्स रहते हैं वो तुम्हारे कुछ रिब बोन्स जो है ये अटैच होते हैं, सारे डायरेक्टली अटैच नहीं होते, ये देखेंगे हम लोग आगे। क्लियर है? इतना कितना हो गया? 24 और ये 26, 24 और 26 कितना हो गया? 50 और ये 1 51 हो गया। और कितने चाहिए? 29। तो बचे हुए 29 बोन्स तुम्हारे हो जाएंगे स्कल के। स्कल मतलब खोपड़ी। क्लियर? खोपड़ी बोलने का मतलब सिर्फ ऊपर का पार्ट नहीं ना, स्कल बोलने का मतलब ये ऊपर का खोपड़ी के साथ साथ ये तुम्हारा पीछे का पार्ट, ये पीछे का पार्ट, ये आजू बाजू का पार्ट, ये जो फेस में जितना तुमको बोन दिख रहा है वो गले के ऊपर तक का पूरा जितना भी बोनी स्ट्रक्चर है वो सारा कुछ तुम्हारा किसमें आता है? स्कल में आता है। इधर वाले को भी क्लासिफाई कर दे जल्दी। अब इसमें बेसिकली तुमको दो टाइप के बोन देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक हो जाएगा गर्डल बोन, एक हो जाएगा यहां से गर्डल बोन्स, और एक आ जाएगा यहां से लिम्ब बोन्स। एक आ जाएगा गर्डल बोन और एक हो जाएंगे यहां से लिम्ब बोन्स। तो लिम्ब बोन्स टोटल कितने हैं? 120। फोर लिम्ब, दो 30 का, हाइंड लिम्ब मतलब पैर, इसमें आ जाएंगे 30 के पैर, 7 ये हो गया। और गर्डल बोन्स कितने आ जाएंगे यहां से? 6। गर्डल बोन्स कितने हो जाएंगे यहां से? टोटल 6। इतना याद हुआ? हो गया डन, गुड, वेरी गुड। अब और क्लासिफाई करवा दे क्या यहीं पे, कि कल करोगे? ज्यादा हो जाएगा, आज हैवी हो जाएगा, क्योंकि तो नंबर भी याद करने हैं और साथ ही साथ में ये बोन्स भी याद करना है तुमको। इतना एक काम करो, आज इतने कोई करो,